Hello student, today we are going to start a new chapter, that is cell cycle and cell division. This is a small but very important and very specific chapter. Usually after studying cell structure, we come to the cell cycle part, cell division part. ये जो चैप्टर है ये एक सेल के डिवीजन के प्रोसेस से रिलेटेड है कि किस तरह से एक सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बनाती है। बहुत अर्ली स्टेजेस में अगर हम देखें तो जब सेल की डिस्कवरी हुई थी और फिर श्लीडन और स्वान दोनों ने सेल थ्योरी का प्रोपोजिशन दिया, उनके उस सेल थ्योरी में जो एक सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक आया, उनसे ये सवाल पूछा गया कि फ्रॉम वेयर द न्यू सेल कम्स, हाउ द न्यू सेल अराइजेस। और जो इनिशियल सेल थ्योरी श्लीडन और स्वान ने दी उसमें उनके पास में इस बात का कोई जवाब नहीं था कि आखिर नई सेल्स कैसे आती हैं, कैसे बनती हैं। उसके बाद में रुडोल्फ विर्चो आए, ये सब बता चुके हैं हम आपको। रुडोल्फ विर्चो ने एक सेल लाइनेज का कंसेप्ट दिया, सेल लाइनेज थ्योरी, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक बड़ी फेमस लाइन, एक फेमस स्टेटमेंट बोला था, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ न्यू सेल अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। और ये बात बहुत पहले रुडोल्फ विर्चो ने बता दी कि नई सेल्स हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज होती है, लेकिन वो कभी ये नहीं बता पाए कि आखिर प्री एग्जिस्टिंग जो पुरानी सेल्स हैं उनसे नई सेल बनती कैसे। ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस और मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन ये बात बहुत अर्ली स्टेज पे ही आने लग गई कि भाई जो नई सेल्स अराइज होती वो कहीं ना कहीं पहले वाली सेल से ही बनती है। फिर जब आगे इसके ऊपर और फर्दर स्टडी होने लगी तो हमें सेल डिवीजन और उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए, ग्रोथ, डेवलपमेंट, बॉडी में कई एक्टिविटीज़ हैं जहाँ हमें लगने लगा कि सेल डिवीजन होता है और सेल डिवाइड होकर नई नई डॉटर सेल बनाती है, ठीक है। और सेल डिवीजन हमारी एक लिविंग सिस्टम अर्थ पर लाइफ के लिए मस्ट है, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रिक्वायर्ड सेल डिवीजन एंड ऑफ कोर्स मल्टी सेलुलर को तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से करता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, ठीक है। फिर जाइगोट रिपीटेटिवली डिवाइड होता है, मल्टी सेलुलर मास बनाता है और यही धीरे धीरे एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पूरा ग्रोथ, डेवलपमेंट, लाइफ टाइम तक जो दिखाई देता है उसमें सब में सेल डिवीजन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इवन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ठीक है, वो एक सिंगल सेल का बना ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो भी, उनको भी सेल डिवीजन चाहिए। जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने डॉटर्स बनाते हैं तो एक से दो सेल बनती, तो डिवीजन वहाँ रिप्रोडक्शन में चाहिए। यूनिसेलुलर में जहाँ रिप्रोडक्शन में डिवीजन चाहिए, मल्टी सेलुलर में तो पहले नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए सेल डिवीजन चाहिए, ठीक है। उसके बाद उनकी बॉडी में रिपेयर, रीजनरेशन, ग्रोथ डेवलपमेंट के जो और काम है उनमें सब में चाहिए, और फाइनली रिप्रोडक्शन में भी चाहिए। तो सेल डिवीजन एक असेंशियल प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन इन सब में चाहिए, ठीक है। उसी सेल डिवीजन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कितने टाइप के सेल डिवीजन हैं और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है, ये सारा इस चैप्टर के अंदर दिया जाएगा, ठीक है। तो सेल डिवीजन की जो जनरल बातचीत मैं कर रहा था, ठीक है, उसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब हम एक सेल पर आते हैं। देखिए, हमने एक ऑर्गेनिज्म की तो बात कर ली कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जब सेल के बारे में आगे की चीज़ें देखेगी तो सेल में एक खास बात और है जो हमने बहुत पहले सेल साइकिल में भी डिस्कस करते हैं कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। और सेल की जो प्रॉपर्टी कि एन इंडिविजुअल सेल कैन बिहेव एज एन ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल भी अपना पूरा लाइफ स्पान निकाल सकती है, वो भी एक ऑर्गेनिज्म की तरह बेसिक सारे काम कर लेती है। सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टी यूनिसेलुलर, और फिर कई बार जब ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं तो सेल अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूट करके एज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी वो बिहेव कर जाती है। तो अपनी सेल की अपनी खुद की एक लाइफ साइकिल, मतलब जैसे एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल होती है, आप यूँ समझिए, ठीक है, उसी से आपको सेल साइकिल का कंसेप्ट समझ में आएगा। एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ साइकिल, लाइफ स्पान होता है। एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है पेरेंट्स से, ठीक है, बर्थ के बाद वो इनिशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके मेच्योर बनता है, मैच्योरिटी पर उसमें रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी आती है और वो रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजेनी बनाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा एक साइकिल चल रहा, फिर प्रोजेनी में भी सेम प्रोसेस रिपीट होगा, तो ये कहलाती लाइफ साइकिल। हालांकि लाइफ साइकिल, लाइफ स्पान में फ़र्क है। एक ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक के टाइम को हम कहते हैं लाइफ स्पान,
ठीक है। और ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक टाइम को जब वो रिप्रोड्यूस करके नए ऑर्गेनिज्म बना लेता है तो वो एक लाइफ साइकिल मानी जाती है, जनरेशन टाइम। ठीक है। तो ये सारी बेसिक छोटी छोटी बातें जो भी हमारे आगे आएंगी। ठीक है। एक सेल जब बनती है तो उसमें ग्रोथ भी होगी, डेवलपमेंट भी होगा, रिप्रोड्यूस करके डिवाइड भी करेगी, ये उसके बेसिक फीचर हैं, उसके बगैर वो सेल काम ही नहीं करेगी। ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल सेल्स। ऑल सेल विल ग्रो, all cell have the ability to reproduce. Reproduce means division. ठीक है। A newly formed cell first undergo growth. जैसे एक नई सेल बनती है सबसे पहले तो first it undergo growth. ठीक है। After an appropriate growth, it reproduce by dividing into two daughter cell. जब ये प्रॉपर ग्रोथ कर लेती हैं, जब ऑर्गेनिज्म प्रॉपर ग्रो कर लेता है तो उसके अंदर वो एक तरह की मैच्योरिटी आ जाती है कि अब वो रिप्रोड्यूस करके डॉटर सेल्स बना सकता है। डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, सेम प्रोसेस इज रिपीटेड इन डॉटर सेल्स ऑल्सो। और यही चीज़ फिर आगे की डॉटर सेल में, फिर उनसे आगे ये लगातार चलती रहेगी। ठीक है। हम सेल डिवीजन, सेल साइकिल पर ही आना चाह रहे हैं कि क्यों इसकी ज़रूरत है और कहाँ किस तरह से होगा। ठीक है। रुडोल्फ विर्चो की मैंने आपको बात बताई थी कि रुडोल्फ विर्चो गेव सेल लाइनेज थ्योरी। इन्होंने सेल लाइनेज का एक कंसेप्ट दिया था रुडोल्फ विर्चो ने, विच स्टेट्स दैट ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला means new cell arises from pre-existing cells, but he failed to prove this cell lineage. वो इसको नहीं बता पाए कि आखिर ये कैसे बनती है, उनके पास प्रोसेस नहीं था, मैकेनिज्म नहीं था। बट यहीं से उन्होंने एक आइडिया जरूर दे दिया कि पुरानी सेल में ही कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे नई सेल बनती है। ठीक है। देखिए वही जनरल बात मैंने की, ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल जाइगोट। हर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल जाइगोट से अपनी लाइफ शुरू करता है। इट अंडरगोज कंटिन्यूस डिवीजन एंड फॉर्म्स कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। फिर वो लगातार डिवीजन करता है और एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो बस वो सिंगल सेल ही एज ए ऑर्गेनिज्म बिहेव करने लग जाती है। ठीक है। सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट। अब एक ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन की जरूरत कहाँ कहाँ होगी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चाहिएगा, रिपेयरिंग, कई बार बॉडी में डैमेजेस होते हैं तो रिपेयरिंग भी होती है, वहाँ भी सेल डिवीजन चाहिए। रिपेयरिंग, रीजनरेशन, प्रोडक्शन। ठीक है। ऑर्गेनिज्म में कई बार वियरिंग, टीयरिंग होती है, वाउंड्स बन जाते हैं तो घाव भर जाते हैं, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। रिपेयरिंग, रीजनरेशन, पुरानी चीज़ें हटके नई बनती हैं। ठीक है। ये पूरा रीजनरेशन लगातार चलता है और साथ साथ में रिप्रोडक्शन तो ऑर्गेनिज्म करता ही है। इन सारी लाइफ एक्टिविटी में एक ऑर्गेनिज्म को सेल डिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो सेल डिवीजन सेल का ही एक पार्ट है। जैसे हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा, सेल की ही लाइफ का पार्ट है कि वो आगे चलकर डिवाइड भी करेगी, रिप्रोड्यूस भी करेगी। सेल के डिवीजन को ही सेल का रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। और जब हम ऑर्गेनिज्म लेवल पर बात करते हैं तो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो उस सेल का डिवीजन ही उस ऑर्गेनिज्म का भी रिप्रोडक्शन हो गया। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेक्स ऑर्गन बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं तो वहाँ डिवीजन होता है। तो डिवीजन तो हमेशा चाहिएगा। और मल्टीसेलुलर में इसके अलावा ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, रीजनरेशन इनमें भी चाहिएगा। ठीक है। सो is quite important process of life that a cell should undergo division. ये अर्थ पर लिविंग सिस्टम में एक कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन करते हैं डिवीजन के थ्रू, ताकि नई नई सेल्स बनती जाती है और ये लगातार चलता रहता है। ठीक है। हम सेल साइकिल पर आते हैं। पहले हम सेल साइकिल को समझें, जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं उसी तरह से। फिर उसमें क्या फेजेस हैं और किस टाइप के सेल डिवीजन है उस पर आएंगे। ठीक है। सेल साइकिल की बात करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली सेल साइकिल। सेल साइकिल का कंसेप्ट थोड़ा बाद में आया। रुडोल्फ विर्चो के बाद में जब आगे लोगों ने काम किया तो सेल डिवाइड करती है ये बात जल्दी ही पता चली और सेल डिवीजन समझा भी जाने लगा। लेकिन बाद में दो साइंटिस्ट, होवार्ड एंड पेल्क, इन्होंने कहा कि भाई सेल डिवीजन इज नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। और फिर उन्होंने एक सेल साइकिल का कंसेप्ट दिया, एक लाइफ साइकिल की तरह सेल साइकिल बताई गई। उससे हमें समझ में आया कि डिवीजन का सेल की लाइफ में कहाँ और क्या रोल है। ठीक है। तो सेल साइकिल, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल साइकिल वाज गिवन बाय होवार्ड एंड पेल्क इनिशियली। ठीक है। अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो द लाइफ साइकिल ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। जैसे हर सेल की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि सेल इंडिविजुअली भी मेंटेन कर सकती है, उनकी लाइफ साइकिल को सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है। एक तरह से सेल साइकिल में वो सारे इवेंट्स आ गए जो एक सेल के बनने से लेकर उसके डॉटर सेल में डिवीजन तक आते हैं, जिसके अंदर ग्रोथ, डेवलपमेंट भी शामिल है।
ठीक है, हम इसको डिफाइन करेंगे। सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अ सेल अंडरगो फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू इट्स ओन डिवीजन इनटू डॉटर सेल। एक सेल के खुद के बनने से लेकर खुद के डिवीजन तक के सारे प्रोसेस, सारे इवेंट्स कलेक्टिवली सेल साइकिल कहलाते हैं, विच ऑल्सो इन्वॉल्व्स इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें उस सेल का ग्रोथ डेवलपमेंट भी शामिल है। जैसे आप एक ऑर्गेनिज्म को तो देखते हैं, जब ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है फिर वो इनिशियली ऐसा नहीं होता कि बर्थ के तुरंत बाद ही रिप्रोड्यूस करने लग जाए। बर्थ के बाद वो ऑर्गेनिज्म पहले ग्रो करता है और वो रिप्रोड्यूस करने लायक बनता है, मेच्योरिटी तक वो ग्रो करता है, ठीक है। वो एक तरह से उसका वेजिटेटिव फेज होता है। जैसे हम प्लांट ग्रो करते हैं तो कोई ग्रो करते हैं उस पर फ्रूट नहीं आने लगते हैं, वो कुछ साल वेजिटेटिवली ग्रो करता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसमें कुछ सालों बाद उसमें फ्लावर और फ्रूट आने लगते हैं, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यही चीज़ सेल में भी होती है। जैसे एक सेल बनती है उसका इनिशियल ग्रोथ डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। ग्रोथ डेवलपमेंट शुरू होने के बाद जब वो अच्छे से ग्रो कर जाती है उसके बाद फिर उसमें डिवीजन होता है। ये मैंने एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करी कि एक सेल है, एक न्यूली फॉर्म्ड सेल मान लो। नाउ इट अंडरगो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज़ द वेजिटेटिव फेज, और ये थोड़ा सा एनलार्ज भी हो जाती है। उसके बाद फिर इसमें डिवीजन फेज आता है जो इसका रिप्रोडक्टिव फेज है, और फिर वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। फिर उन 2 डॉटर सेल के लिए भी वापस यही से प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो एक सेल के खुद के बनने से लेकर खुद के डिवीजन तक का ये पूरा टाइम इसी को हम सेल साइकिल कहते हैं। तो जैसे एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के 2 बड़े हिस्से हैं, एक वेजिटेटिव फेज, एक रिप्रोडक्टिव फेज, वैसे सेल की लाइफ साइकिल के भी 2 हिस्से हैं, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। हम यहाँ पर केवल सेल डिवीजन ही नहीं समझेंगे, हम ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर वेजिटेटिव फेज में ग्रोथ डेवलपमेंट में सेल में क्या क्या काम होता है, कैसे ये ग्रो करती है, डेवलप करती है, फिर उसके बाद हम डिवीजन पार्ट पर आते हैं, ठीक है। ये पूरा मिलाकर के सेल की एक साइकिल कहलाती है, सेल की लाइफ साइकिल कहलाती है, जिसको हम सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी इसके अंदर, और तब जाकर के एक कंप्लीट सेल साइकिल बनती है। ऐसा नहीं कि केवल अपने डिवीजन पढ़ लिया, नहीं, हमें ये भी जानना जरूरी कि एक सेल डिवाइड करने में कैपेबल कब होती है, आखिर उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या ग्रोथ होती है, वो यहाँ पढ़ेंगे। फिर हमें ये भी मालूम चला कि सारी सेल डिवाइड नहीं करती। इनिशियली हर सेल में डिवीजन की एबिलिटी होती है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि कुछ सेल अपना डिवीजन एबिलिटी लूज कर देती है, ठीक है। सेल जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है तो सेल को वर्क डिवाइड कर दिया जाता है, कोई सेल मसल्स, कोई सेल नर्व, कोई कुछ, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, डिवीजन ऑफ लेबर। तो हमने ये भी देखा है कि सेल बनने के बाद कई बार कुछ इस तरह का काम करने लग जाती है कि फिर वो डिवाइड करना अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो कुछ सेल्स आगे डिवाइड नहीं करती। तो आखिर ये डिसीजन कैसे होता है कि सेल को डिवाइड करना है या नहीं करना है, ग्रोथ डेवलपमेंट के बाद ही रुक जाना है, ठीक है। सेल साइकिल लेकिन कंप्लीट तभी मानी जाती है जब डिवीजन भी हो। जिन सेल्स में आगे डिवीजन नहीं होता वो सेल ग्रोथ डेवलपमेंट के बाद रुक जाती हैं, आगे डिवाइड नहीं करती, उनमें सेल साइकिल कंप्लीट नहीं होती। और जिस सेल में सेल साइकिल कंप्लीट होती है वो डेफिनेटली डिवाइड करके एंड में डॉटर सेल्स बनाती है, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया है सेल साइकिल को लेकर के, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए सेल साइकिल जो डिवाइड, मैं जो चीज़ कह रहा हूँ, दो सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर, जो आगे डिवाइड नहीं करती हैं, दिस सेल्स देयर सेल साइकिल विल नॉट कंप्लीट। जो फर्दर डिवाइड नहीं करेगी उनकी सेल साइकिल अधूरी मानी जाएगी, कंप्लीट नहीं मानी जाती है, ठीक है। ऑल सेल्स अंडरगो ग्रोथ। अब कुछ बेसिक बातें देखिए कि हर सेल में ग्रोथ तो होनी, ठीक है। ग्रोथ जब होती है तो चीज कंटेंट बढ़ता है, देयर विल बी इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंड आफ्टर देयर फॉर्मेशन, ठीक है, ऑल सेल्स अंडरगो ग्रोथ मींस इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म आफ्टर देयर फॉर्मेशन, बट डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स ओनली व्हेन अ सेल अंडरगो डिवीजन। ये चीज इसलिए बताना चाह रहे हैं कि इसी के बेस पर हम सेल साइकिल के कुछ डिवीजन करेंगे। देखिए हर सेल जब बनती है तो उसमें एक मिनिमम बेसिक ग्रोथ तो होनी है। तो हर सेल ग्रो करेगी तो उसका शेप साइज बढ़ेगा, उसका साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, ठीक है, उसकी हर चीज बढ़ेगी, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो भी हैं सब बढ़ता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए को छोड़कर। डीएनए सेल का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और डीएनए एक सेल तभी रिप्लिकेट करती है या डीएनए से डीएनए बनाती है जब उसको डिवाइड करना है। अदरवाइज एक सेल को
जितने क्रोमोसोम, जितना डीएनए अपने पेरेंट सेल से मिला है उतना उसके लिए सफिशिएंट है। अब ये सेल आगे डीएनए तभी बनाएगी जब उसको भी फिर डॉटर सेल को देना है। तो डीएनए रिप्लिकेशन सेल में केवल तभी होता है जब सेल को डिवाइड करना है। अगर एक सेल पहले ही मानस बना चुकी है मुझे डिवाइड नहीं करना है तो उसमें कभी डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी बेसिक चीज। हम अननेसेसरी ज्यादा डीएनए इकट्ठा नहीं रखते हैं। हमें अपने पेरेंट्स से जो डीएनए मिला वो हमारे लिए सफिशिएंट है। हमें जब आगे की जनरेशन में पहुंचाना तब हम उसको फिर डिवाइड करते हैं, रिप्लिकेट करते हैं। ठीक है, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब है डीएनए अपने जैसी एग्जैक्ट एक कॉपी बनाता है। रिप्लिका मतलब कार्बन कॉपी, एग्जैक्ट क्लोन, बिना किसी एरर के। क्योंकि वो रिप्लिका बनाता है इसलिए प्रोसेस को रिप्लिकेशन कहते हैं। और ये केवल तभी होगा जब एक सेल को डिवीजन करना है। अकर्स ओनली व्हेन सेल अंडरगो डिवीजन, ये बात ध्यान रखना। बाकी जनरल ग्रोथ डेवलपमेंट सब होगा डीएनए को छोड़कर। ठीक है, ड्यूरेशन। सेल साइकिल का ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग सेल का अलग अलग ड्यूरेशन है। बड़ी सिंपल सी बात है, जो सेल हमें फ्रिक्वेंटली और रेपिटेटिवली डिवाइड होती हुई दिख रही है इसका मतलब उसमें सेल साइकिल जल्दी कंप्लीट हो रही है, और जल्दी कंप्लीट हो रही है सेल साइकिल का ड्यूरेशन कम है। कुछ सेल्स होती हैं जो बहुत स्लो और कई दिनों में जाकर, कई घंटों में जाकर के डिवाइड होती है। तो जो सेल्स स्लो डिवाइडिंग है उनका सेल साइकिल बड़ा है, उसमें टाइम ड्यूरेशन बड़ा है उसका। तो वेरिएबल है सेल साइकिल का ड्यूरेशन, कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों से लेकर कई दिनों का भी हो सकता है। ठीक है, ड्यूरेशन इज बीइंग हाईली वेरिएबल फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू सेवरल आवर्स। कुछ सेल्स होती है विद इन फ्यू मिनट डिवाइड कर जाती हैं, उनका बहुत रैपिड और फटाफट सेल डिवीजन होता है और जल्दी सेल साइकिल कंप्लीट होती है। और कुछ सेल्स कई घंटों में जाकर के डिवाइड होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका सेल साइकिल का ड्यूरेशन बहुत बड़ा है। ठीक है, ड्यूरेशन वेरिएबल है। और जो मैंने बेसिक चीज आपको बताई सेल साइकिल में वो है सेल की ग्रोथ, लेकिन उसमें डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होगा। डीएनए रिप्लिकेशन तब होता है जब ये डिसाइड हो जाता है अब सेल को डिवाइड करना ही है। ठीक है, हम पूरी सेल साइकिल के दो फेज बना सकते हैं। सेल साइकिल मींस सेल की जो पूरी लाइफ साइकिल है उसके दो पार्ट किए जा सकते हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन फेजेस, वन इज इंटरफेज एंड अनदर वन इज एम फेज। इंटरफेज, एम फेज, ऐसे करके दो फेज। ठीक है, एम फेज को कई बार डिवीजन फेज भी बोला जाता है। ठीक है, इंटरफेज, एम फेज हमने कुछ इस तरह से बनाया है कि जो हमने अभी पिछले डायग्राम में ये बताया था कि पहले सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगी, उसके बाद डिवीजन करेगी। तो जो ये वेजिटेटिव पार्ट है ग्रोथ डेवलपमेंट का, इसी को हमने नाम दे दिया इंटरफेज। और जो डिवीजन वाला पार्ट है ये क्या हो गया, ये हो गया एम फेज। ठीक है, मतलब ये जो वेजिटेटिव फेज है जहाँ ग्रोथ डेवलपमेंट होती है एक तरह से यही हमारा इंटरफेज है। ठीक है, और ये जो है डिवीजन वाला पार्ट जो है वो एम फेज है। दैट्स व्हाई हम सेल साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज, एम फेज। अब पहले बात करेंगे इंटरफेज की। इंटरफेज क्या है और क्या क्या चीजें उसमें होती है। फर्स्ट पार्ट इंटरफेज, इट इज द फेज बिटवीन टू एम फेज। अगर हम देखा जाए तो एक सेल का जब एम फेज खत्म हुआ तो डॉटर सेल बन गई, एम फेज के एंड में डॉटर सेल बन जाती, डिवीजन हो गया। एम फेज खत्म होते वापस अब जो नई डॉटर सेल बनी उनका इंटरफेज शुरू हो गया। और फिर ये चलेगा जब ये डॉटर सेल डिवाइड करेंगी उनका जब एम फेज स्टार्ट होगा। तो एक तरह से दो कॉन्जिक्यूटिव एम फेज के बीच की ड्यूरेशन को इंटरफेज कहते हैं। इंटर का मतलब ये होता है दो के बीच का, तो इसका नाम इंटरफेज इसीलिए पड़ा है कि इट इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। ठीक है, एक साइकिल का एक सेल का एम फेज खत्म हुआ और वहां नई सेल बनी, और फिर उन नई सेल का जब एम फेज शुरू होगा डिवीजन वाला, उसके बीच के टाइम को इंटरफेज कहते हैं। और ये टाइम ग्रोथ और डेवलपमेंट का रहता है। ठीक है, इन दिस फेज सेल ग्रो इन साइज एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन। सेल ग्रोथ करती है और अपने आप को अगले डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है इंटरफेज में। ठीक है, इन दिस फेज इंटेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस। अच्छी खासी और बहुत इंटेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, देयर आर सिंथेसिस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मोलिक्यूल। छोटे छोटे माइक्रो मोलिक्यूल का सिंथेसिस होगा, फिर उनसे बड़े मैक्रो मोलिक्यूल बनेंगे, एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल बनेंगे। क्योंकि देखिए जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनती है तो उसके पास चीज़ें बहुत मिनिमम होती हैं। ठीक है, जब एक नई सेल बनती है तो उसमें थोड़े बहुत सेल ऑर्गेनल हैं,
माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट भी कम है। तो अब सेल पहले क्या करती, ग्रोथ, उसमें वो सबसे पहले माइक्रोमोलिक्यूल सिंथेसिस करती है, फिर उन माइक्रोमोलिक्यूल को पॉलीमराइज करके मैक्रोमोलिक्यूल बनाती हैं, फिर मैक्रोमोलिक्यूल को यूज करके सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं। इस तरह से साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ता है, इसी को हम ग्रोथ कहते हैं। सेल ऑर्गन बढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म इंक्रीजेज एंड सेल ग्रो इन साइज। तो ये जो है, ये ग्रोथ का सारा काम एक सेल के बनने के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये इसलिए भी जरूरी कि इतना होने के बाद ही वो आगे के डिवीजन के लिए कैपेबल हो पाएगी, जो उसको सेल को एक मैच्योरिटी लेवल पर लेके आता है, ठीक है। अब देखो इनिशियली क्या हुआ, इंटरफेज और एम फेज की जब हम स्टडी कर रहे थे माइक्रोस्कोप में सेल दिखाई देती है और सेल में होने वाले इवेंट्स भी थोड़े बहुत नजर आते हैं, लेकिन इंटरफेज को शुरू में गलती से रेस्टिंग स्टेज बोला गया। एक्चुअली जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो एम फेज में होने वाले इवेंट तो हमें माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, सेल में दिखाई देते हैं, लेकिन इंटरफेज का जो ड्यूरेशन है उस दौरान सेल में कुछ नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे सेल बिल्कुल साइलेंट चुपचाप पड़ी हुई है। और इंटरफेस के इवेंट में माइक्रोस्कोप में कुछ भी इवेंट होता हुआ नजर नहीं आता। तो ऐसा लगा जैसे सेल एट रेस्ट है, कि सेल अभी डिवाइड होकर बनी है, अभी वो रेस्ट में है, उसके बाद वो अपना डिवीजन शुरू करेगी। इसको रेस्टिंग स्टेज कहा गया। धीरे धीरे हमें समझ में आया कि ये रेस्ट नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। यहाँ सारा ये माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल सिंथेसिस, सेल ऑर्गेनल बनाना, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये जो काम होता ये सारे इस इंटरफेस में हो रहा है, जो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मॉलिक्यूल लेवल पर होती है, और मॉलिक्यूल को माइक्रोस्कोप में तो दिखेंगे नहीं। तो माइक्रोस्कोप में इंटरफेस में आपको कोई सेल में हलचल नहीं दिखेगी, कुछ भी काम होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ बहुत काम हो रहा है, सारा मेटाबॉलिक लेवल पर हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पर हो रहा है, और ये चीजें माइक्रोस्कोप में नहीं दिखने की वजह से ऐसा लगता है कि सेल एट रेस्ट है, और उसको मिस्टेकनली क्या बोल दिया गया, रेस्टिंग स्टेज। बट नाउ इट इज बीइंग करेक्टेड, और नाउ इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक फेज, फेज ऑफ इंटेंस मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ डेवलपमेंट फेज कहते हैं इसको। So it was considered initially as resting stage because no activity appears in microscope during this phase, ठीक है। But now it is clear that it is not a resting stage, while it is now called as metabolic phase. Metabolic phase, and it is the most active phase of cell cycle. Metabolic reaction can't be observed under microscope. इसलिए माइक्रोस्कोप में हमें कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन अब हम इंटरफेस को सही नाम अगर बनाएं तो ये मेटाबॉलिक फेज, ठीक है। और यहाँ इंटेंस मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत एक्टिव फेज है, यहाँ खूब सारा काम होता है, लेकिन ये चीज़ें माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेंगी, ठीक है। इसलिए कभी कभी इसको रेस्टिंग स्टेज वर्ड अभी भी दिखता है, बाकी रेस्टिंग स्टेज है नहीं है, ठीक है। ये वो समय है जब सेल अपने आप को तैयार कर रही है, सेल ग्रोथ कर रही है, ठीक है। वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो भी आगे डिवाइड करके डॉटर सेल बना सके। इसके लिए उसके पास जो रिसोर्सेज है वो उन सबको इंक्रीज करती है, लेकिन डीएनए को नहीं। बाकी सब चीज़ें इंक्रीज करके एक प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं, और उसके बाद पूरी तैयारी के बाद फिर वो डिवीजन करना शुरू करती है। तो ये इसका एक तरह का वेजिटेटिव फेज होता है, ठीक है। इंटरफेस की कुछ चीज़ें और देखें तो इंटरफेस जो है एक तरह से सेल को, मैंने जो आपको बताया, डिवीजन के लिए तैयार करता है, रेडी करता है, ठीक है। सेल साइकिल में इंटरफेस का ड्यूरेशन बहुत बड़ा होता है। इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ सेल साइकिल, मतलब एक सेल साइकिल का जितना टाइम है उसमें से 95% टाइम तो एक तरह से इंटरफेस का ही होता है, ठीक है। क्योंकि जो डिवीजन वाला फेस है जो हमें माइक्रोस्कोप में भी दिखता है वो तो बहुत थोड़ा सा पार्ट है, 5-10% से ज़्यादा नहीं है। मतलब सेल साइकिल यानी कि ग्रोथ डेवलपमेंट वाला पार्ट सेल साइकिल का मेजर पार्ट है, 90-95% पोर्शन तो इंटरफेस ही चलता है। और इंटरफेस में भी वर्क के अकॉर्डिंग इसको 3 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं। इनके नाम ध्यान रखिएगा, इनके 3 सब स्टेजेस हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। बहुत फेमस नेमिंग है, G1, S, G2। G1 फेज इसको गैप 1 भी कहते हैं, प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। फिर S फेज को सिंथेटिक फेज कहेंगे, और ये G2 फेज जो है गैप 2 या पोस्ट सिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। एक्चुअली देखिए इंटरफेस के 3 हिस्से क्यों हैं। मैंने आपको बताया कि एक सेल जब बनती है तब से लेकर खुद के डिवीजन और खुद के डॉटर सेल बनाने तक के टाइम को सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। और उसमें भी मैक्सिमम पार्ट तो सेल पहले अपनी ग्रोथ करके अपने आप को जो है डिवीजन के लिए कैपेबल बनाती है, और फिर वो लास्ट में डिवाइड करती है। तो ग्रोथ डेवलपमेंट के इस काम में उसको काफ़ी टाइम लगता है, और वो पूरा इंटरफेस कहलाता है।
और लास्ट में जब वो रियल में डिवाइड कर रही है तो वो रिप्रोडक्टिव फेज है, वो है उसका एम फेज। ठीक है, अब देखिए जब ग्रोथ होती है तो अब आप एक चीज समझिएगा कि जब भी कोई एक सेल बनती है, चाहे उसका आगे फ्यूचर कुछ भी हो, एक मिनिमम एसेंशियल ग्रोथ तो सबको करनी पड़ेगी। जैसे एक सेल बनी तो उसमें सब चीजें भी मिनिमम लेवल। अब वो सेल आगे फर्दर डिवाइड करेगी या नहीं करेगी, ठीक है, या ये सेल मसल सेल की तरह काम करेगी, नर्व सेल बनेगी, या लीवर की सेल बनेगी, आरबीसी बनेगी, अभी हमें सेल का फ्यूचर नहीं पता। और बिना कुछ ये जाने सेल की ग्रोथ शुरू हो जाती है कि एक मिनिमम ग्रोथ तो करो कि ये आराम से जी पाए, उसके बाद सोचेंगे इसे करना क्या है। जैसे एक बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो आप देखिए जब उसको स्कूल में डालते हैं, इनिशियली प्राइमरी, प्री प्राइमरी लेवल, एलकेजी वगैरह से लेकर के इवन 9-10 तक भी एक तरह से जनरल एजुकेशन होती है जो हर बच्चे के लिए कॉमन होती है। कोई बच्चा आगे चलकर इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे किसी और फील्ड में जाए, लेकिन हमारे जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम 9-10 तक तो कॉमन ही पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट सभी पढ़ते हैं। उसके बाद 11-12 हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में फिर स्पेसिफिक होते जाते हैं, कोई किसी लाइन में, कोई किसी लाइन में, कोई किसी लाइन। बिल्कुल सेल में भी ऐसा ही है। सेल में भी शुरू की एक जो ग्रोथ है वो तो मिनिमम सेल को सरवाइव कराना है, उसको अच्छे से बनाए रखने के लिए करनी ही करनी, बर्थ के तुरंत बाद से, ठीक है। और जब एक प्रॉपर एक लेवल की ग्रोथ हो जाएगी तब सोचेंगे कि हाँ भाई अब इसका आगे का फ्यूचर क्या है, बताओ क्या काम करना है। तो उसको कहा जा सकता है एक काम करो, तुम्हें तो वापस डिवाइड होना, तुम तो उस हिसाब से तैयारी करो। किसी सेल को कह दिया अब तुम एक काम करो, डिवीजन छोड़ो, हो गई ग्रोथ, अब चलो चेंज हो जाओ, अपने को नर्व का काम करना है। किसी को कह दिया कि यू शुड बी नाउ मसल्स, तो यहाँ पर डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन और डिवीजन ऑफ लेबर आता है, ठीक है। तो एक मिनिमम ग्रोथ के बाद सेल को यह बताया जाता है कि उसका फ्यूचर क्या है, ठीक है। अब आप देखिए जिसको जो फ्यूचर है उसके अकॉर्डिंग वो फिर अपने अंदर चेंज करती है। तो जब वो अपने अंदर चेंज करेगी तो फिर वो कुछ आगे ग्रोथ कर रही है। तो ग्रोथ के देखिए 2 फेज है। एक तो ग्रोथ का फेज ये है जिसमें हमें केवल सस्टेन करने के लिए ग्रो करना है और वो सबके लिए कॉमन होता है। फिर एक ग्रोथ फेज वो आता है जिसमें अब हमें पता चल चुका है कि हमें काम क्या करना है, हम उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ कर रहे हैं। आप 10th क्लास तक पढ़ रहे हो, जो कॉमन पढ़ाई है, जिसमें आप ये नहीं सोच रहे हो कि आगे क्या करेंगे, भाई इतना तो पहले पढ़ना ही है, मिनिमम है, बेसिक लिटरेसी हमारी, तो यहाँ पढ़ाई की हमने। फिर 10th के बाद जब हमने सब्जेक्ट चूज कर लिए तो अब हमारी लाइन क्लियर हो गई हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो क्या उसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसके बाद भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी पढ़ाई जैसे देखिए 2 फेज में होती है। एक होती है 10th तक की कॉमन पढ़ाई, और फिर 11th ऑनवर्ड्स जब तक आप अपना कैरियर बनाते हो तब तक जो पढ़ाई करते हो वो स्पेसिफिक स्टडी है जिसमें आपने जो सोचा है वो काम करना है, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो। ठीक वैसे ही सेल में भी है कि पहले एक इनिशियल मिनिमम ग्रोथ तो होनी है, ठीक है। उसके बाद जब उसको पता चल जाता है कि मुझे आगे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग वो ग्रो करती है। तो एक मिनिमम ग्रोथ हो गई, ठीक है। ये जो होता है उसके बाद में जैसे सेल को कह दिया कि भाई आपको तो डिवाइड करना है, तो सेल अपना पूरा माइंडसेट डिवीजन में लगा देती है कि चलो अब अपने को डिवाइड करना है तो क्या करें, अब अपने को 2 डॉटर सेल बनानी है। तो सेल क्या करती है, अब आगे जो ग्रोथ करती है वो उसको ध्यान में रख के करेगी। कैसे कि वो सबसे पहले अपना सारा कंटेंट डबल करेगी, तभी तो 2 डॉटर सेल में बराबर बांटेगी। अगर जिस सेल को डिवाइड करना है वो उसका काम देखो अलग हो गया, तो अब वो सबसे पहले क्या करती है, उसका जो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डीएनए रिप्लिकेशन, जेनेटिक मटेरियल, सब कुछ वही कंट्रोल करता है। तो जैसे सेल को यह ऑर्डर मिलता है कि भाई आपको तो आगे डिवाइड करना है, तो सेल सबसे पहले अपने सबसे जरूरी चीज को डबल करती है और वो है डीएनए। तो एक मिनिमम ग्रोथ तो उसने कर ही ली थी, अब वो डीएनए को रिप्लिकेट करके डबल करती है। जब डीएनए रिप्लिकेशन हो गया उसके बाद बाकी चीजें, दूसरे सेल ऑर्गेनल और जो भी हैं उनके नंबर भी बढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद एम फेज आ जाता है जिसमें फिर उनको 2 डॉटर सेल में बराबर बांट दिया जाता है। ये उस सेल की कहानी हुई जिसको मिनिमम ग्रोथ के बाद डिवाइड करना था, ठीक है। लेकिन अगर किसी सेल को कहा कि आपको अब डिवाइड नहीं करना है, आपको तो अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आरबीसी बनना है, मसल्स बनना है, नर्व बनना है, तो अब वो सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग अपने डीएनए को रिप्लिकेट नहीं करेगी। जब उसको डिवाइड ही नहीं करना है तो वो रिप्लिकेट नहीं करेगी। और वो क्या करती है, सेल साइकिल जितनी मिनिमम ग्रोथ करी उसके बाद एक तरह से उसमें अब सेल साइकिल कंप्लीट ही नहीं होगा, डिवीजन हो गई नहीं, और वो यूं समझिए सेल साइकिल से बाहर विड्रॉ कर लेती है अपने आप को। अब उसमें नर्व बनने के हिसाब से चेंजेस आएंगे, तो ग्रोथ तो वहां भी हो रही है।
कोई मसल्स बननी है तो उसके अकॉर्डिंग ग्रो कर रही है। तो ये है अब परमानेंट डिफरेंशिएशन का काम। तो इस तरह से आपने देखा कि जब एक सेल बनती है तो एक मिनिमम ग्रोथ सबके लिए जरूरी है, ठीक है। तो वो जो मिनिमम ग्रोथ है, एसेंशियल ग्रोथ जो सब में होनी है, वो है हमारा गैप 1, ठीक है, फर्स्ट ग्रोथ फेज कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे एक सेल फॉर्म हुई, वो समझिए कि ये एक सेल बनी, सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब उसके बाद में सेल जिस समय डीएनए रेप्लिकेशन करेगी, वो एक मेजर इवेंट होता है सेल की लाइफ में, और उसके बाद फिर सेल डिवाइड करती हैं, जिसको हम एम फेज कहते हैं, ठीक है। ये हम उसके लिए कह रहे हैं जो सेल आगे जाके डिवाइड करी। तो सेल जब फॉर्म हुई, उसके बाद से उसके अंदर एक मिनिमम ग्रोथ चलेगी। तो ये मेजर इवेंट है डीएनए रेप्लिकेशन। तो सेल के बनने और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का जो एक गैप है जिसमें ग्रोथ होती है, ये गैप 1 कहलाता है। इसीलिए इसको जीवन नाम दिया गया। हम भी कहते हैं ना कि जन्म होते ही जीवन शुरू होता है, सेल में भी ऐसा ही है। सेल का बर्थ हुआ, सेल फॉर्म हुई, और बर्थ होने से के बाद ही जीवन शुरू हुआ। तो जीवन तो बनना ही, जीवन शुरू होना। अब उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन का मेजर इवेंट, जो डीएनए रेप्लिकेशन का इवेंट है उसको हम एस फेज कहते हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवाइड हो, उससे पहले भी कुछ तैयारियां करनी है। मैंने कहा ना, सेल ऑर्गेनेल बढ़ाने ताकि बराबर बांट सकें। ये भी एक तरह का सेल डिवीजन जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक के इस गैप को कहते हैं गैप 2, सेकेंड गैप हो गया। और इन गैप के दौरान, गैप इसलिए हमें देखो, हमें कुछ काम होता हुआ दिखता नहीं, जबकि इस दौरान हो रहा है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ठीक है। और डीएनए रिप्लिकेशन को ही सेंटर बनाकर हमने इसके 3 हिस्से कर दिए। तो जीवन फेज। अब डीएनए रिप्लिकेशन के एस फेज को हम सिंथेटिक फेज कहते हैं, क्योंकि डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो उससे पहले के पार्ट को प्री सिंथेटिक फेज, के बाद के पार्ट को पोस्ट सिंथेटिक फेज, गैप 1, गैप 2, G1, G2, ठीक है। इस तरह से ये पूरा का पूरा इंटरफेस डिवाइडेड होता है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है, इंटरफेस, और बहुत बड़ा पार्ट है। एम फेज तो छोटा सा होता है। इसको मैं जरा साइक्लिक वे में डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, इस तरह का एक डायग्राम बनता है सेल साइकिल का। ये पूरी एक सेल साइकिल है, ठीक है। इस सेल साइकिल की शुरुआत जो होती है, इसकी जो शुरुआत होगी, यूँ समझिए कि यहाँ पर ये एक सेल है, ये यहाँ से उसकी साइकिल शुरू, ये सेल बनी और इसकी साइकिल शुरू हुई। ये पूरा इंटरफेस चल रहा है, और ये है सबसे बड़ी फेज G1। ये एक एसेंशियल ग्रोथ फेज है जो सब में होना ही होना है। तो ये सबसे पहले G1 फेज हुई। ये होने के बाद जीवन के एंड में या डिसाइड करेंगे कि भाई अब डिवीजन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अगर उसको डिवीजन करना है तो फिर वो आगे बढ़ के एस फेज में एंटर करेगी, और अगर डिवीजन नहीं करना है तो सेल या तो यहीं रुक जाएगी, और नहीं तो कई बार तो ये यहाँ से बाहर भी आ जाती है। इसके बारे में भी मैं भी बताऊंगा कि ये G1 फेज सेल साइकिल को छोड़ के बाहर भी आ जाती है, जिसको हम G0 फेज, G0 फेज कह देते हैं। अब वो इस फेज में आकर के उसको नर्व, मसल जैसा काम करना उसके अकॉर्डिंग चेंज हो, यहाँ भी ग्रोथ हो, बट वो उसके वर्क के अकॉर्डिंग हो। जब उसको डिवाइड करना होता है तब वो एस फेज में एंटर करते हैं। एस फेज जो है, ये है डीएनए रिप्लिकेशन का फेज। यहाँ डीएनए रिप्लिकेट हो रहा है, डबल हो रहा है। जितनी देर डीएनए डबल हुआ तब तक एस फेज चलेगा। उसके बाद ये G2 में एंटर करती है। G2 इज द सेकंड ग्रोथ फेज, ठीक है। इस G2 फेज में अब सेल डिवीजन के डीएनए तो डबल कर लिया, बाकी चीजों को डबल कर रहे हैं। और जैसे ये पूरा हो जाता फिर ये एम फेज में एंटर करती है। ये एम फेज है, मतलब यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक का पूरा टाइम तो क्या है, G1 S G2 ये इंटरफेज है, और ये थोड़ा सा हिस्सा एम फेज का है, ये डिवीजन फेज है। और इसके बाद में ये सेल फाइनली 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हुई। तो ये 1 से चली और फिर ये 2 में डिवाइड हो गई, फिर वापस हर सेल का इसी तरह से साइकिल चलता गया। क्लियर बात समझ में आई? तो एक आउटलाइन हमने समझाने की कोशिश करी है किस तरह से में एक बहुत बड़ा पार्ट G1 का रहता है, फिर S और G2 मिलाकर ये इंटरफेज है, और ये एक अकेला एम फेज है, छोटा सा हिस्सा, ठीक है। अब हम इन स्टेजेस को थोड़ा 1 बाय 1 समझ लेते हैं। मैंने एक आउटलाइन आपको समझा दी। अब G1 में क्या है, S में क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ में ध्यान रख लें। ये पूरी एक सेल साइकिल का बेसिक हिस्सा होता है कि एक सेल में अपने आप यूं ही डिवीजन नहीं हो जाता है,
सेल के बनने के बाद और डिवीजन तो यहाँ से शुरू हो रहा है, उससे पहले सेल को बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो वो ग्रोथ की सारी चीज़ें वो इंटरफेज में होती है। तो इंटरफेज का हम पहला फेज लेते हैं, G1 फेज। इंटरफेज शुरू किया था हमने, तो अब सबसे पहले हम G1 फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज की बात करते हैं। ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। अभी हमने डायग्राम में बताया सबसे ज़्यादा फेज बड़ा जो है वो G1 फेज ही होता है। ठीक है, इट इज़ एसेंशियली अकर इन ऑल न्यूली फॉर्म्ड सेल। जो मैंने आपको बताया था कि ये सारी न्यूली फॉर्म्ड सेल में जरूर होंगी। एंड इट इज़ द फेज ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट भी यही होगा और ये हर सेल में एसेंशियली होगी। ठीक है भाई, बर्थ होते ही लाइफ शुरू होती है, जीवन शुरू होता है, तो G1 फेज ही शुरू होती है। ठीक है, नाउ इन दिस फेज क्या क्या चीजें होती है? ऑल एसेंशियल माइक्रोमोलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। सबसे पहले देखिए, हम अगर डेवलपमेंट और सिंथेसिस की बात करें तो सबसे पहले तो माइक्रोमोलिक्यूल का सिंथेसिस होगा। माइक्रोमोलिक्यूल जैसे शुगर्स बनेगी बहुत सारी, ग्लूकोज से लेकर बहुत सारी शुगर जो भी जरूरत की, अमीनो एसिड बनेंगे, फैटी एसिड बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, ये सब माइक्रोमोलिक्यूल से पहले ये बनते हैं। फिर इन माइक्रोमोलिक्यूल को पॉलीमराइज करके मैक्रोमोलिक्यूल बनते हैं। नाउ दीज माइक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स। जैसे शुगर के पॉलीमराइजेशन से पॉलीसेकेराइड, अमीनो एसिड से प्रोटीन, ठीक है, इसी तरह से फैटी एसिड से लिपिड, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड। तो अब ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल बनेंगे। इसमें बहुत बड़ा काम है प्रोटीन का, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग पार्ट तो उसी का ही है। कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी देगा, प्रोटीन बनाएगा सारी चीजें। अब यहाँ कौन सा प्रोटीन बनता है? प्रोटीन मेनली एंजाइमेटिक प्रोटीन एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये अच्छे से ध्यान रखना कि G1 फेज में किस तरह का प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो एंजाइमेटिक प्रोटीन, एंजाइम बनते हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चलाएंगे, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ताकि जो सेल का स्ट्रक्चर, सेल भी तो इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ एंजाइमेटिक और स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनता है। और न्यूक्लिक एसिड जो बनता है उसमें सिर्फ क्या बनता है? RNA, DNA अनटच्ड रहेगा। इस फेज में DNA में कोई छेड़छाड़ नहीं है। DNA से RNA बनेगा जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और उसी RNA से फिर प्रोटीन बनेंगे, एंजाइम बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें सिंथेसाइज होती है ना। ऑल माइक्रो एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनल। फिर अब ये सारी चीजें बड़े बड़े सेल ऑर्गेनल बनाने में लगेंगी। तो जब एक सेल बनी थी तो उसमें सेल ऑर्गेनल भी कम ही थे। तो अब जैसे सेल ग्रो कर रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ाने पड़ेंगे, और भी जो है ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, जो भी सेल ऑर्गेनल है सब बढ़ते हैं। तो उस सेल ऑर्गेनल के लिए जो हमें माइक्रो मैक्रोमोलिक्यूल चाहिए, पहले वो सिंथेसाइज होकर के फिर सेल ऑर्गेनल बनेंगे। तो ये एक मिनिमम ग्रोथ फेज है। और जब ये सब काम होगा तो ऑब्वियसली बात है साइटोप्लाज्म भी तो इंक्रीज होगा। अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस एंड द शेप एंड साइज ऑफ सेल आल्सो इंक्रीज। तो सेल थोड़ी बड़ी हो जाती है, साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, तो हमें लगता है कि हाँ ग्रोथ हुई। तो ये एक मिनिमम ग्रोथ, एसेंशियल ग्रोथ है, सब सेल में होंगी। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ G1 फेज इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, जो सेल जल्दी जल्दी डिवाइड करती है, इसका मतलब उसमें सेल साइकिल जल्दी कंप्लीट हो रही। तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में G1 फेज छोटा होता है, और जो स्लो डिवाइड कर रही है, टाइम टेकिंग पार्ट है, उसमें G1 फेज लंबा होता है। तो ये वेरिएबल होता है। इन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल G1 फेज इज क्वाइट स्मॉल। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि चाहे सेल फ्यूचर में आगे डिवाइड करे चाहे नहीं करे, ये पार्ट जरूर होगा, G1 फेज जरूर होती है। नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ G1, अब जैसे हमने एक मिनिमम ग्रोथ कर ली, अब हम कैरियर डिसाइड करते हैं। हमने एक मिनिमम पढ़ाई कर ली 10th तक, अब उसके बाद डिसीजन होता है कि आगे क्या करना है। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ G1 फेज सेल रीचेज एट अ चेक पॉइंट। एक चेक पॉइंट पर आके पहुंचती है और इसको कहते हैं G1S चेक पॉइंट। अब यहां उसे तय करना है कि मुझे करना क्या, और यही सेल को बताया जाता है कि आपका फ्यूचर क्या है। यहां पर सेल के पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहली चीज, a cell have 3 option at checkpoint. Either it will cross the checkpoint, कि या तो ये चेक पॉइंट को क्रॉस करके आगे चल दे। अगर चेक पॉइंट क्रॉस कर लिया तो वो कहाँ चली जाएंगी? S फेज में। और अगर S फेज में चली गई तो फिर ये तय हो गया, डिसाइड हो गया कि अब आपको डिवाइड करना है। जिसको डिवाइड करना है वही क्रॉस करता है चेक पॉइंट, नहीं तो सेल रिमेन अरेस्टेड एट चेक पॉइंट। ये कभी कभी होता है कि सेल ने ना तो क्रॉस किया ना कुछ नहीं, वो वही रुकी हुई, थोड़े टाइम के लिए अरेस्टेड। ये टेम्परेरी फेज से कुछ टाइम के लिए हो सकता है। और तीसरी चीज क्या है? सेल में एग्जिट सेल साइकिल। अब वो या तो सेल साइकिल से बाहर आ जाती है। इट एग्जिट सेल साइकिल एंड एंटर्स इन अ न्यू फेज कॉल्ड G0 फेज, G0 फेज। इसको G0 या G0 फेज कहते हैं। अब ये इसमें एंटर कर जाएगी, यहां भी ग्रोथ होगी। ठीक है,
और जो चेक पॉइंट क्रॉस करेगी वो एस फेज में जाएंगी और उसके बाद G2 में जाएंगी। जो नहीं जा रही है वो बाहर आ गई, वो G0 में चली गई। G0 में भी ग्रोथ होगी और क्रॉस करने के बाद भी ग्रोथ होगी। ठीक है, चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद जो ग्रोथ होगी वो अब डिवीजन को ध्यान में रख के होनी है। हर चीज डबल कर रहे हैं, पहले DNA डबल किया एस फेज, बाकी चीजें डबल की G2 फेज। और अगर बाहर आ गए G1 से G0 में तो भी ग्रोथ होगी, लेकिन अब ये ग्रोथ होगी उसके अलॉटेड वर्क के अकॉर्डिंग कि सेल को आगे क्या काम करना उसके अकॉर्डिंग वो अपने अंदर चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो अब जो आगे का पार्ट है वो इस डिसीजन के बाद होगा। तो ये 3 ऑप्शन है एक तरह से। अब उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, व्हेन ए सेल क्रॉस द चेक पॉइंट इट मींस इट विल एंटर इन एस फेज एंड thus इट विल डेफिनेटली डिवाइड। अगर वो क्रॉस करती है मतलब वो डिवाइड करेगी। When a cell remain arrested at checkpoint, जो कुछ टाइम के लिए हो सकता है, means it remain in hold position, इसको होल्ड पे रखा हुआ है कि अभी रुको बताते हैं क्या करना है, होल्ड पोजीशन पे, एंड may divide later on when required, और बाद में हो सकता है इसको भी कहा जाए कि चलो भाई आपको भी डिवाइड होना तो वो भी चेक पॉइंट क्रॉस कर लेंगे, और हो सकता है वो G0 में भी आ जाए। ये थोड़ा होल्ड वाली पोजीशन है, कुछ कभी कभी होती है। Then when cell exit cell cycle it enters in G0 phase, और इसको क्वीजेंट फेज भी कहते हैं। क्वीजेंट स्टेज मतलब बिल्कुल यूँ समझिए कि एक तरह की साइलेंट स्टेज मानी जाती है। ठीक है, अब डिवीजन से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं होगी, ये G0 फेज में चली जाती है। इट मीन्स इट अंडरगो डिफरेंशिएशन, अब ये डिफरेंशिएशन में जाएंगी एंड बिकम्स स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती है। नाउ रेयरली सेल में रिवर्ट बैक टू G1 इफ रिक्वायर्ड। अब देखिए क्या होता है, यहाँ खास बात है। वैसे तो ये सेल अब ये वर्क जो अलॉटेड है उसके अकॉर्डिंग वो G1 से G0 में आ गए और वो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाते हैं। आमतौर पर G0 में जाने वाली सेल वापस लौट के नहीं आती, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सेल मतलब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि फिर से इससे डिवाइड कराना पड़ेगा, तो G0 से ये वापस सेल साइकिल में री एंटर होती है और फिर वो एस फेज और फिर वो डिवाइड भी करती है। ये बहुत असेंशियल होने और बहुत ज़रूरी होने पर किया जाता है। जैसे लीवर में हमें रीजनरेशन मिलता है, वैसे लीवर अपना बन चुका है, अब वो अपना बाकी काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी लीवर जब डैमेज हो जाता है तो लीवर रीजनरेट होकर फिर से बन जाता है। अब वो डैमेज होना वो एक ऐसा स्टिमुलस है कि उस वजह से लीवर की सेल वापस G1 में आकर के फिर डिवीजन करके फिर लीवर को रीजनरेट करती है। तो अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो ये वापस आ भी जाती है, लेकिन अब ये भी डिपेंड करेगा कि उसमें कितना बड़ा चेंजेस हुआ, वो आ भी पाएगी कि नहीं। अब जैसे हम नर्व सेल को कहते हैं कि भैया वापस आओ, डिवीजन की ज़रूरत है, तो नर्व सेल मना कर देती है, भाई हमने तो इतना ज़्यादा चेंज कर लिया कि अब तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। नर्व सेल्स बनने के बाद लाइफ में कभी डिवाइड नहीं करती। आरबीसी को कहा जाता है कि भाई आ जाओ वापस, एक बार डिवाइड करना पड़ेगा, ज़रूरत है। आरबीसी मना कर देती है कि भैया हमने तो हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए न्यूक्लियस तक को ख़त्म कर दिया, अब हम डिवाइड कहाँ से करेंगे। तो नर्व सेल्स आरबीसी ये कभी डिवाइड नहीं होती और ये एक बार G0 में जाने के बाद लौट के नहीं आती। बट लीवर सेल है जैसे, या और भी कुछ सेल्स हैं, ठीक है, जो वैसे तो G0 में चली गई लेकिन उनमें इतना मेजर चेंज नहीं किया, वो वापस लौट के आ भी सकती है, तो वो फिर से आ जाती है। तो सेल साइकिल से एग्जिट भी हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये वापस रिवर्ट बैक भी हो जाती है। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर वर्क, पर्टिकुलर, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए ये स्पेशलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। मतलब अगर इसको मैं डायग्राम में समझने की कोशिश करें, हमारा जो यही डायग्राम था, ये G1, तो ये है चेक पॉइंट, मतलब ये वाला जो पार्ट है, दिस इज G1 एस चेक पॉइंट। ये G1 एस चेक पॉइंट है। सेल इसको क्रॉस करेगी तो एस फेज में आएगा। ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ G1 फेज ये होता है, ठीक है। और नहीं तो ये यहां से बाहर आ जाती है तो फिर ये G0 फेज है, और ये वहां से वापस रिवर्ट भी हो सकती है रेयर केसेस में, ठीक है। यही और या कई बार यहीं पर ही होल्ड हो जाता है। तो ये जो चीज होती है यहाँ आकर डिसाइड हो रहा है G1 के एंड में, समझ में। एक मिनिमम ग्रोथ होनी होनी। अब आप देखिए इस G0 फेज G1 फेज को लेकर पिछले 2 सालों से नीट में क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन आया था कि G0 में जाना एग्जिट होगा या नहीं होगा। इसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी रही
क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रही, और इवन एनटीए ने भी यूं ही माना कि नहीं एग्जिट नहीं कहेंगे, हालांकि ये एग्जिट ही होता है, सेल साइकिल से एग्जिस्ट हो, अरेस्ट मतलब यहाँ रुक नहीं गई है बल्कि निकल ही गई है यहाँ से, ठीक है। अभी रिसेंटली जो नीट हुआ इस साल, उसमें भी आया ये क्वेश्चन। अब इसमें उन्होंने बिल्कुल ये कंसिडर किया कि G0 में जाने का मतलब है सेल जीवन से, सेल जो है सेल साइकिल से एग्जिट हो गई। जिस बात को वो पिछली बार नकार रहे थे वो इस बार उन्होंने कहा कि नहीं एग्जिट हो गई। नाउ इस बार ये पूछा गया कि एग्जिट होती है तो कहाँ से, कब एग्जिट होती है, किस फेज से एग्जिट होती है, ठीक है। एम फेज के एंड में एग्जिट हुई या G1 फेज के एंड में एग्जिट होगी, तो अंडरस्टूड सी बात है। ऐसा नहीं होगा कि डिवाइड करते ही वो G0 में चली जाएगी, मिनिमम ग्रोथ तो करेगी ना, तो एक मिनिमम ग्रोथ के बाद ही वो G0 में एग्जिट होती है, तो इसलिए वो G1 फेज के एंड में चेक पॉइंट से पहले एग्जिट हो जाती है G0 में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इसी साल नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन से फेज में G0 में एग्जिट होती है, तो वो G1 फेज के एंड में, G1 फेज में ही ये निकलती है यहाँ से, ठीक है। तो G1 फेज जो है ये हमारा एक एसेंशियल ग्रोथ फेज रहा जो जरूरी है। उसके बाद आता है एस फेज, अगला फेज की हम बात करें तो एस फेज या सिंथेटिक फेज। नाउ स्मॉल, ये बहुत छोटी सी फेज होती है और हाईली स्पेशलाइज्ड फेज होती है, इसमें बहुत लिमिटेड काम होता है, ठीक है। इन दिस फेज एंटायर न्यूक्लियर डीएनए ऑफ सेल रिप्लिकेट्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल। सीधा सीधा काम है। अब जैसे चेक पॉइंट क्रॉस किया, सेल का माइंडसेट हो गया कि अब अपने को डिवाइड करना है, अब जो तैयारी करनी, जो काम करना है डिवीजन को ध्यान में रख के करना है। तो सेल सबसे पहले अपने सबसे जरूरी चीज को डबल करती है, वो है उसका डीएनए। तो वो सेल का डीएनए रिप्लिकेट होता है, उसका अमाउंट डबल हो जाता है। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए, अगर हम इनिशियल अमाउंट को 2C कहें, जो नॉर्मली हम डिप्लॉइड कहते हैं, तो 2C कहते हैं, अगर हम उसको सेल के लिए 2N कह सकते हैं। तो अगर 2C अमाउंट डीएनए का है तो इस रिप्लिकेशन के बाद इट इंक्रीजेस टू 4C, ये डबल हो जाएगा। एक एक क्रोमेटिन में कितना डीएनए बताया गया है, एक डीएनए। यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाएगा तो उसमें भी एक ही रहेगा डीएनए। लेकिन एस फेज में अब ये डबल हो गया, तो एक एक क्रोमेटिन थ्रेड का हो या एक एक क्रोमोसोम में अभी कुछ देर के लिए डीएनए एक की बजाय 2 हो गए, ठीक है। ये क्रोमेटिन के अंदर डबल हो जाते हैं। यूजुअली एक क्रोमेटिन थ्रेड है 1 डीएनए बट इट हैव 2 डीएनए, बट it have 2 DNA, thus total number of chromatin or chromosome do not increase। एक और खास बात है कि now S phase के बाद की बात बता रहे हैं कि यूजुअली तो एक डीएनए होता, बट नाउ इट हैव 2 डीएनए, ठीक है। S phase के बाद, बट नाउ इट हैव 2 डीएनए, ठीक है। अब एक ही क्रोमेटिन के अंदर पहले एक डीएनए होता था, अब 2 हो गए। क्या क्रोमेटिन या क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज हुए? मान लो किसी सेल में 10 क्रोमेटिन थे, यानी कि 10 क्रोमोसोम हो गए और 10 ही डीएनए हो गए। एस फेज के बाद डीएनए हो गए 20, लेकिन वो 20 डीएनए 10 क्रोमेटिन या 10 क्रोमोसोम के अंदर एक में डबल हो गए, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं इंक्रीज होता, ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा। 2C से 4C हो गया, डीएनए कंटेंट गेट डबल्स एंड इट इज इक्विवेलेंट टू टेट्राप्लॉइड अगर डिप्लॉइड है तो, बट क्रोमोसोम नंबर डू नॉट इंक्रीज। क्रोमेटिन नंबर, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होते। एक एक क्रोमेटिन या एक एक क्रोमोसोम में जहां सिंगल डीएनए था अब डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से डीएनए सिंथेसाइज हुआ, डबल हुआ, और डीएनए हमेशा हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलता है, तो हिस्टोन भी तो चाहिएगा, तो एट द सेम टाइम हिस्टोन प्रोटीन भी सिंथेसाइज होगा, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो अकर्स इन दिस फेज, ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ एस फेज एक और चीज, एस फेज जब एंड होने वाली होगी, सेंट्रियोल्स गेट डुप्लीकेटेड। न्यूक्लियस के बाद जो सेंट्रियोल होता है एस फेज के एंड में वो भी डबल हो जाता है, क्योंकि आगे अभी सबको डबल करना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें हुई, ठीक है। लेकिन ये सारी बात हो रही है, ध्यान रखना, न्यूक्लियर डीएनए की। न्यूक्लियस के अंदर, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के बाहर भी डीएनए होता है, जिसको हम सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड का डीएनए कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक डीएनए। उसका इस सेल साइकिल से कोई लेना देना नहीं, वो कभी भी डबल हो जाएगा। जब भी माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ाओगे, जब प्लास्टिड का नंबर बढ़ाओगे, तब कर लोगे। हो सकता है G1 फेज में करना पड़े, हो सकता है G2 फेज में करना पड़े, तो वो इंडिपेंडेंट है। उसमें सेल साइकिल की ये स्टेप्स के बेस पर नहीं है कि वो भी एस फेज में रिप्लिकेट होगा, ठीक है। रिप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए अकर एट एनी स्टेज ऑफ सेल साइकिल, ये कभी भी हो सकता है। जब भी आप माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड के नंबर इंक्रीज करोगे तब होगा।
उसमें कोई एस फेज का बाउंडेशन नहीं है, याद रखना। बाकी एस फेज में 3 काम आपको ध्यान रखने। सबसे पहली चीज क्या है, डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस एंड अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल्स बट द क्रोमोसोम नंबर क्रोमेटिन नंबर रिमेन्स सेम। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन एस फेज एंड सेंट्रियोल्स गेट डुप्लीकेटेड इन एस फेज। ठीक है, तो जीवन फेज में क्या था, इट इज द फेज ऑफ मिनिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑल माइक्रो एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड एक्सेप्ट डीएनए। डीएनए को छोड़कर सब सिंथेसिस होता है। न्यू सेल ऑर्गेनल्स विल आल्सो फॉर्म, सारी चीजें होंगी। वहाँ प्रोटीन किस टाइप के बनते हैं, वहाँ एंजाइमेटिक और स्ट्रक्चरल प्रोटीन ज्यादा बनते हैं। यहाँ कौन से प्रोटीन बने, हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा बने। ठीक है, वो जो ग्रोथ हो रही है जीवन में वो बेसिकली बेसिक मिनिमम ग्रोथ है जो होनी है। ये अब सेल डिवीजन के रेस्पेक्ट में बात करें तो 3 चीजें ध्यान रखनी। और जितनी देर आपका डीएनए रिप्लिकेशन चलेगा उतनी देर एस फेज चलता है, जो छोटी फेज होती है। केवल डीएनए रिप्लिकेशन को हमने अलग कर दिया। उसके बाद में फिर शुरू होती है नेक्स्ट फेज एंड दैट इज G2 फेज। वैसे एस फेज से G2 फेज में जाने में भी एक हल्का सा चेक पॉइंट रहता है, बट उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं। ठीक है, और उसके बाद G2 फेज सेकंड ग्रोथ सेकंड गैप आता है। ठीक है, इट स्टार्ट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, यानी कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एस फेज। ठीक है, इट इज ऑल्सो ए ग्रोथ फेज, ये भी ग्रोथ फेज ही है। इन दिस ग्रोथ अकर्स अकॉर्डिंग टू डिवीजन, मीन्स एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ एम फेज अकर्स इन दिस फेज। अब हम डिवीजन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन, उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ करेंगे। तो चीजें डबल की जा रही, बढ़ाई जाएंगी। डीएनए तो कर चुके, बाकी चीजें भी। ठीक है, हियर ऑल्सो माइक्रो एंड मैक्रोमोलिक्यूलर सिंथेसाइज, जैसे जीवन में सिंथेसाइज हुआ यहाँ भी सिंथेसाइज होगा। एंड सेल ऑर्गेनल नंबर्स आर इंक्रीज्ड, अब यहाँ सेल ऑर्गेनल के नंबर बढ़ाए जाएंगे क्योंकि हमें बांटना भी है। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रक्चरल प्रोटीन ज्यादा बनते हैं, मेनली स्ट्रक्चरल प्रोटीन ट्यूबुलिन आर सिंथेसाइज। यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन को एक्सेसिवली सिंथेसाइज किया जाएगा। यही ट्यूबुलिन प्रोटीन आगे जाकर सेल डिवीजन एम फेज में स्पिंडल फिलामेंट बनाएगा, वो उसका सिंथेसिस यही होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है और एटीपी बना लिए जाते हैं खूब सारे, वो स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि जब हम डिवीजन करेंगे उस टाइम नहीं बना पाएंगे, उस टाइम मिनिमम मेटाबॉलिज्म चलेगा। तो अब आपको डिवीजन के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सबको चेकिंग कर रहे हैं। हमने सेल ऑर्गेनल बढ़ा लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन से एटीपी खूब सारे इकट्ठे कर लिए, ट्यूबुलिन प्रोटीन भी बना दिया, ये सब आगे जरूरत पड़ेगी। डीएनए डैमेज, मान कभी कभी क्या डीएनए रिपेयरिंग, सॉरी डीएनए जब रिप्लिकेशन होता है तो थोड़ा बहुत उसमें डैमेज भी आ सकता है, आता है। ये चीजें थोड़ी जेनेटिक्स में आगे पढ़ोगे आप। तो अगर डीएनए में कोई टूट फूट कोई डैमेज है तो उसको भी चेक करके यही रिपेयर करेंगे। डीएनए में रिपेयरिंग होती है। डीएनए डैमेज इफ एनी इज आल्सो रिपेयर्ड। ठीक है, एंड एट द एंड देयर इज अ चेक पॉइंट। अब देखिए सारा G2 में ये तैयारी हो रही है। उसके बाद G2 फेज के एंड में एक और मेजर चेक पॉइंट आता है जिसको कहते हैं G2M चेक पॉइंट। ठीक है, व्हेन इट इज क्रॉस द सेल एंटर इन एम फेज, जैसे ये क्रॉस होता है तो सेल एम फेज में एंटर कर जाती हैं। वैसे यहाँ पर रोकने का और सेल में से सेल साइकिल में से निकलने वाला ऑप्शन ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो जैसा अगर हम अपने उसी डायग्राम पर देखें वापस, तो यहाँ देखिए अब एस फेज में एंटर हुए, एस से यहाँ पर, यहाँ भी एक स्लाइट यूं समझिए एक चेक पॉइंट मान सकते हैं हल्का सा, और फिर ये यहाँ से यहाँ क्रॉस होता है G2 फेज में। और ये जो है ये है हमारा सेकंड चेक पॉइंट जिसको हम कहते हैं G2M फेज चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट है, यहाँ एक बार को सब चीजें चेक कर ली जाती हैं कि सारी तैयारी हो गई, डीएनए डबल हो गया, बाकी चीजें भी डबल हो गई, और जब ये क्रॉस किया जाएगा तब फिर ये एम फेज में एंटर होगा। यहाँ से एक्चुअल डिवीजन फेज शुरू होगा और माइक्रोस्कोप में भी दिखने लगेगी अब चीज। अभी तक तो क्या ये चीजें माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं दिखता, इंटरफेस पूरा नहीं दिखाई देता। तो G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, ये 2 चेक पॉइंट है। इनके बारे में और डिटेल में भी थोड़ा आगे बताऊंगा कि ये चेक पॉइंट बहुत जरूरी है, यही सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और पहले तो हमने ये इंटरफेस की बात करी। कुल मिलाकर के हमारे ये 3 फेज हो गए इंटरफेज में, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। ठीक है, और G2 फेज में फाइनली चेक पॉइंट क्रॉस करेंगे तब एम फेज में आएंगे। अब हम एम फेज की बात कर लें थोड़ी सी। ठीक है, एम फेज का पूरा पार्ट तो डिटेल हम आगे लेंगे। एम फेज क्या है? इट इज ऑल्सो क्वाइट स्मॉल एंड स्पेसिफिक फेज। ये इंटरफेज की तुलना में तो बहुत छोटा सा है, स्मॉल एंड स्पेसिफिक फेज। एंड
टेक्स अराउंड 5 to 10% टाइम ऑफ टोटल सेल साइकिल। सेल साइकिल का 5-10% से ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, ये फटाफट होता है और सेल 2 में डिवाइड हो जाती है। एक्चुअल सेल डिवीजन, इसी फेज में ही रियल में हमारा सेल डिवीजन होता है। ये सेल का रिप्रोडक्टिव फेज माना जाता है। यहाँ सेल आपको रिप्रोड्यूस करते हुए दिखाई देगी और 2 डॉटर सेल बनती हुई दिखेगी, ठीक है। ऑल मेजर इवेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन माइक्रोस्कोप। इसके जितने भी मेजर इवेंट्स हैं ये सब आप माइक्रोस्कोप में देख भी सकते हो कि कैसे डिवीजन, कैसे सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। इन दिस फेज सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट्स। एक्चुअली क्या है यूँ समझिए, अब ये खैर हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ये क्रोमेटिन थ्रेड था, या अगर आप क्रोमोसोम की बात करेंगे तो इस तरह से था। अब इसके अंदर डीएनए कितना था? 1, ठीक है। इसके अंदर एक सिंगल डीएनए था, यूँ मान लीजिए कि इसके अंदर ये 1 डीएनए है। अब यहाँ क्या हुआ, ये डबल हो गया, ये डबल हुआ, और डबल होने के बाद अब इसके पास में यहाँ ये 2 क्रोमेटिड आ गए, और यहाँ एक्चुअली 2 डीएनए हो गए, एक इसमें अलग और एक इसमें अलग। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड ही बनाता है ऐसे। एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड, मैंने क्या कहा था, क्रोमेटिन वही रहेगा, एक क्रोमोसोम एक ही रहेगा, उसी के अंदर 2 डीएनए हो गए। एक डीएनए से एक क्रोमेटिड बन रहा है, 2 डीएनए से 2 क्रोमेटिड बनते हैं, इसको इसीलिए, और इन दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये जो दोनों हैं ये दोनों कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड। तो इसमें क्या होता है, हर क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो सेपरेट हों। अब इन दोनों को सेपरेट किया जाएगा, ये पूरा डिटेल अभी आगे पढ़ेंगे। सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द डॉटर सेल। अब क्या वो हमने इसको डबल कर दिया, अब इसको अलग करेंगे और दोनों डॉटर सेल में एक एक भेज देंगे, तो वापस सबके अंदर ओरिजिनली इसी तरह का क्रोमोसोम क्रोमेटिन हो गया। हमने क्या किया, टाइम बिंग बीच में इसको डबल किया और फिर इसको अलग करके दोनों में बांट दिया। ये काम एम फेज में होता है। क्रोमोसोम या डीएनए से रिलेटेड दे आर बीइंग सेपरेटेड एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डॉटर सेल। अदर सेल ऑर्गेनल्स आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जहाँ डीएनए को डबल कर रखा है, अब इनको अलग अलग करके दोनों सेल में बराबर बांट देंगे, और जितने दूसरे सेल ऑर्गेनल है उनको भी डिवाइड कर देंगे, 2 सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है एक तरह से। एम फेज में जितना सेल का रिसोर्स, जो कंटेंट है, उनको 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज होती है। एम फेज को भी हम अपनी कन्वीनियंस के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। मतलब न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन, 2 तरह से। न्यूक्लियर डिवीजन, सबसे पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर होता है डीएनए, तो उसका डिवीजन बड़े ध्यान से होता है। और फिर होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जो सेल ऑर्गेनल का। तो जितना हमारा फोकस न्यूक्लियस के डिवीजन में कि ये बराबर डिवाइड होना चाहिए, उतना साइटोप्लाज्म के डिवीजन में नहीं है। सेल ऑर्गेनल वगैरह बांटे जाते हैं, लमसम बांट देते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलेगा क्योंकि हम इनको दोबारा बना सकते हैं। लेकिन डीएनए तो बहुत स्पेसिफिक है, तो न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। एम फेज के ये 2 पार्ट है। अब इसमें क्या है, यहाँ हमें फिर सेल डिवीजन के टाइप पढ़ने पड़ेंगे, माइटोसिस, मियोसिस। उसके अकॉर्डिंग एम फेज में भी अलग अलग वेरिएशन आएंगे, ठीक है। इसमें भी जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है ये 4 स्टेजेस में होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जिसमें एक होगा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इवन लोअर क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर डिवीजन में ही ज़्यादा हमारे को ध्यान रखना पड़ता है, और इसको भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है फाइनली, और उसके बाद एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। तो एम फेज की मैंने सिर्फ आउटलाइन बताई, छोटा सा पार्ट है, और इसके अंदर पहले न्यूक्लियस का डिवीजन और उसके बाद पूरी सेल का डिवीजन होता है। ये न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन बाद फाइनली कैसे होगा, ये माइटोसिस और मियोसिस जो हमारे पास में सेल की डिवीजन के टाइप्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग चलेगा। एम फेज में एक इक्वेशनल डिवीजन है, यहाँ इस तरह से क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं कि दोनों से डॉटर सेल में बराबर क्रोमोसोम नंबर जाएंगे। और एक होता है मियोसिस जिसमें रिडक्शनल डिवीजन है, जिसमें हाफ हाफ भी हो जाते हैं। तो सेल डिवीजन के 2 पैटर्न हैं कि बिल्कुल सेम डॉटर सेल बनाई जाए या रिड्यूस्ड नंबर वाली डॉटर सेल बनाई जाए, उसके अकॉर्डिंग एम फेज में भी अलग अलग पैटर्न चलेंगे, वो हम सेल डिवीजन के टाइप के साथ पढ़ेंगे। तो एक आउटलाइन जो सेल साइकिल की है, ये मैंने सारी फेजेस बताई आपको कि एक सेल साइकिल में कैसे काम होता है। ये रिप्रोडक्टिव फेज सेल की, तो हमारा जो वो सेल साइकिल का जो हमने डायग्राम बनाया था, हम अगर उसी डायग्राम पे वापस चलें, ये देखिए, तो इसमें ये एम फेज, मतलब इस एम फेज को अगर आप थोड़ा सा सेपरेट करना चाहें तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं।
कुछ इस तरह से, ऐसे। ये जो है ये कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन, और ये हो जाएगा साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन। ये दोनों, ये पूरा एम फेज बनता है और तब एक सेल फाइनली दो में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो G2 का चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद डिवीजन शुरू होता है और इसमें न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म डिवीजन दोनों होकर के फाइनली दो सेल्स बन जाती हैं। तो ये जो हमने पूरा पार्ट पढ़ा, ये सेल साइकिल का आउटलाइन था कि किस तरह से एक सेल साइकिल के कंपोनेंट रहेंगे, सेल की पूरी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, सेल जब बनती है तब फिर उस पर शुरू में क्या होता है, कैसे वो सब उसका फ्यूचर डिसाइड होता है, फिर वो डिवाइड करेगी तो किस तरह से होगा, क्या रहेगा। अब एम फेज के बारे में ज़्यादा डिटेल हम आगे जब सेल डिवीजन के टाइप्स पढ़ेंगे अगली क्लासेस में तब। ठीक है, तब तक एक बार इंटरफेस को अच्छी तरह से समझ लें और पूरी सेल साइकिल का एक आउटलाइन जरूर समझ लें कि क्या है। इसमें G1, G0 इनको लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इस साल भी नीट में सेल डिवीजन के छोटे से चैप्टर से 4 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बस इसके बाद हम माइटोसिस और फिर मियोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की क्लास में। अभी लेकिन इसमें एक चीज़ और है, मैंने अभी आपको सिर्फ फेजेस बताई हैं। ठीक है, अब ये कैसे कंट्रोल होती है, G1 से S में जाना, S से G2 में जाना, थोड़ा सा सेल साइकिल का और सेल की लाइफ साइकिल का एक कंट्रोल, एक रेगुलेशन कैसे होता है, इस पर भी बात करेंगे। फिर उसके बाद सेल डिवीजन के टाइप्स करेंगे आगे। थैंक यू।